Student, today we will discuss acidic strength of hydro acids of elements of a group. अब हम एक ग्रुप के अलोंग देखेंगे कि एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेंज होती है। तो ग्रुप के अलोंग जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, मान लो हम HI को कंसिडर करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है HBr से, फिर HCl की है, और सबसे कम क्या है HF की है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देखें, जो कि हमने एक पीरियड के अलोंग डिस्क्राइब किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। यहाँ पे वो ट्रेंड फॉलो नहीं होता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है, फिर आयोडीन की है। तो इस हिसाब से जो HF है, इसकी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन आसानी से रिलीज़ हो सकता है। लेकिन ये ट्रेंड को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दो फैक्टर इसको डिसाइड करेंगे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को, एक साइज़ और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज़ है, जब हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं तो साइज़ 2 गुना बढ़ जाता है। फ्लोरीन से आयोडीन का साइज़ है 2 गुना, और इलेक्ट्रोनेगेटिव में फ्लोरीन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव में टोटल डिफरेंस है 1.5। तो जो साइज़ वाला फैक्टर है वो डोमिनेट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। जब हम अलोंग द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ एलिमेंट के बढ़ते हैं, और अगर एक सेंट्रल एटम ऐसा है जिसका साइज़ बड़ा है और वो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, एक सेंट्रल एटम ऐसा है जिसका साइज़ छोटा है, वो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। तो जिस एटम का साइज़ बड़ा है उस एटम और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, तो उसके बॉन्ड को डिसोशिएट करना आसान होगा, इसलिए उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा रहेगी। दैट्स वाई जो एसिडिक स्ट्रेंथ है HI की सबसे ज़्यादा है, HBr की उससे कम, HCl की उससे कम, और HF की सबसे कम। इसको बॉन्ड फेजन रूल के अकॉर्डिंग भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि HX इन एक्वस फॉर्म, आपने किसी भी एसिड को वाटर में डिसोल्व कर दिया तो उसकी डेल्टा H में कोई चेंज आता है, और बनता क्या है, हम क्या लिखते हैं, H पॉजिटिव एक्वस और X नेगेटिव एक्वस। ये स्टेप, इस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप हैं। अगर हम उनको एक एक को अलग अलग करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हमारा स्ट्रेंथ है HI की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा क्यों है। देखिए, मान लो ये HX है, एक्वस है, तो हमें इसको पहले क्या करेंगे, डिहाइड्रेट करना पड़ेगा, यानी कि HX को गैस में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे डेल्टा H क्या होगी, डिहाइड्रेशन। अब ये जो HX गैस में है इसको हम तोड़ देंगे, क्या बना देंगे, हाइड्रोजन एटम गैसियस फॉर्म में और X एटम इन गैसियस फॉर्म में। तो इसके लिए हमें कौन सी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, डिसोसिएशन एनर्जी की, यानी कि HX को आपने तोड़ दिया है, डिसोशिएट कर दिया, तो आपको डिसोसिएशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपका क्या बन गया है, हाइड्रोजन एटम गैसियस फॉर्म में, हेलोजन एटम गैसियस फॉर्म में। अब आपको क्या बनाना है, H पॉजिटिव बनाना है। तो गैसियस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये H पॉजिटिव गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको आप क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन का रिलीज़ होना क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन एटम का अपने आयन में कन्वर्ट होना, आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हुई, आयनाइजेशन एनर्जी। इन द सेम वे जो आपका हेलोजन एटम है उसको किस में कन्वर्ट होना है, X नेगेटिव एनायन में। तो इस चीज़ को आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन। फिर ये जो H पॉजिटिव गैसेस हैं, X नेगेटिव गैसेस हैं, इनको हमें क्या करना है, हाइड्रेट, एक्वस फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये जो डेल्टा H है, ये वाला जो डेल्टा H है, ये किसके इक्वल आया है, डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन, ये वाला, प्लस डिसोशिएशन, ये वाला, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, ये वाली एनर्जी, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये वाली एनर्जी, प्लस हीट ऑफ हाइड्रेशन, डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन। तो जो ये इन सब का सम है वो इस तरह से आता है, ये जो डेल्टा H है, इन सब पैरामीटर को जब हम सम करते हैं तो ये जो डेल्टा H है पैरामीटर, इसका पैरामीटर इस तरह से आता है कि जो हमारा ऑर्डर है कि जो HI है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फिर HBr की, फिर HCl की, फिर HF की, वो यहाँ से एक्सप्लेन हो जाता है। ये आपकी टेबल है, इसमें क्या है, सारे
पैरामीटर्स दिए हुए हैं, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन, तो ये HF की दी है, HCl की दी है, HBr की दी है, HI की दी है। इन द सेम वे डिसोसिएशन एनर्जी दी है 568, 431, 366, 299, इस तरह से। तो जब नेट जो है डेल्टा H है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, वो HF के लिए आती है -14, ये HCl की आती है -43, HBr के लिए आती है -47 और HI के लिए आती है -45। तो अगर इस स्ट्रेंथ को देखें, डेल्टा H को देखें, तो यहाँ से जो डेल्टा H है HBr का सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब HBr क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा एसिडिक है, लेकिन होता है HI। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे इस पैरामीटर पे एंट्रोपी को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। जब हम एंट्रोपी को इन्वॉल्व करते हैं तो HI की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ से एक चीज़ बिल्कुल कॉमन ट्रेंड उभर के ये आता है कि HF की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने का रीज़न क्या है, उसकी डिसोसिएशन एनर्जी का ज़्यादा होना। HF की डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फिर HCl की है, फिर HBr की है, फिर HI की है। तो हम इनका एसिडिक स्ट्रेंथ को इस बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि HI का जो डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो सबसे कम है, फिर HBr की है, फिर HCl की है और फिर HF की है। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही रहेगा। इन द सेम वे जो हमारा ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, जैसे हमारा क्या है H2O, H2 के आगे क्या है सिलीनियम, सल्फ़र और सिलीनियम, यहाँ पे क्या रहेगा सल्फ़र फिर सिलीनियम। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ऐसे बढ़ेगी, सिलीनियम वाले की सबसे ज़्यादा होगी, फिर सल्फ़र वाले की, फिर ऑक्सीजन वाले की। सेम रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा जो हमने हेलोजन के ऊपर अप्लाई किया है। या तो आप कह दो साइज़ ज़्यादा बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है बढ़ रही है, या आप फजन रूल के अकॉर्डिंग बोल दो, या आप ये बोल सकते हो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी कम है, फिर इसकी ज़्यादा है और फिर इसकी सबसे ज़्यादा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बेसिस पे भी आप एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब करेंगे हम स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड का बेसिक फार्मूला क्या होता है, ZOH। तो ये प्रोटॉन निकलता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटता है और H पॉजिटिव प्रोटॉन निकलता है और एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो स्ट्रेंथ ऑक्सो एसिड की किस पे से डिपेंड करती है, ये जो एटम है सेंट्रल एटम, इसके साइज़ के ऊपर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, और अगर इसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसके इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। तो जो स्ट्रेंथ है ऑक्सो एसिड की वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगी, जो सेंट्रल एटम है Z, उसके साइज़ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, और उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट है उसके इंडक्टिव इफेक्ट पे। अब ये है HClO, HBrO, HIO। तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है HClO की, फिर HBrO की है, फिर HIO की है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से, Cl क्लोरीन एटम से ऑक्सीजन अटैच है और फिर हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे ब्रोमीन एटम से और यहाँ पे आयोडीन एटम से। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लेगा। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खुद ज़्यादा है और उससे कोई और उससे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, वो भी उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ऑक्सीजन क्या है हाईली डेफिशिएंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में। तो ये जो बॉन्ड पेयर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और H पॉजिटिव आसानी से रिलीज़ होगा। तो ये जो स्ट्रेंथ है एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको हम किसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन की है, फिर आयोडीन की है। क्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, फिर रिजल्ट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है और H प्रोटॉन आसानी से निकल जाता है। इसी बेसिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम ये वाली स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सिलीनियम से, इसलिए ये वाला जो H2SO3 है ये ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू H2SCO3। इन द सेम वे अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम सेम है तो सेंट्रल मेटल सिर्फ डिफरेंट है, तो सिर्फ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्लोरीन वाले एसिड की ज़्यादा होगी आयोडीन की कंपैरिजन में। अब हम दूसरे फैक्टर पे आते हैं। अगर ये क्या है ऑक्सीजन एटम्स का नंबर बढ़ रहा है, ये क्या है HClO, ये HClO2, ये है HClO3, ये है HClO4। तो एसिडिक स्ट्रेंथ एक तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सेंट्रल एटम है अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होता जाता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होती जाती होगी। इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे है ऑक्सीडेशन स्टेट +3,
इस वाले में है +5, इसमें है +7, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होती जा रही है। तो क्या होगा, ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है, ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है इसका मतलब क्या है, चार्ज टू साइज रेशियो ज़्यादा है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। दूसरा हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है ClOH। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है एक, ये क्या है, इसे डबल बॉन्डेड है, हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे देख सकते हैं, क्लोरीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो सिर्फ ये वाला जो बॉन्ड है ये हाइड्रोलाइज होता है, इससे H पॉजिटिव प्रोटॉन निकलता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करता है और कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है। फिर रिजल्ट में जो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है, फिर इसके रिजल्टेंट क्लोरीन इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है, फिर इस वाले बॉन्ड को वीक कर देता है और आसानी से बॉन्ड टूट जाता है। तो इस तरह के, जैसे क्लोरीन डबल बॉन्ड O, क्लोरीन डबल बॉन्ड O, ये जितने ज़्यादा होंगे किसी भी एसिड के ऊपर, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। कैसे सब्स्टिट्यूएंट की तरह, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्लोरीन से कम करता है, फिर रिजल्ट में क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेता है और इस बॉन्ड को वीक कर देता है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इसमें क्या है, O3 3 है, इसमें कितने हैं, 2 हैं, इसमें कितना है, 1 है, इसमें 1 भी नहीं है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी या तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे या नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो अटैच हैं एज डबल बॉन्ड फॉर्म में, उससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ HClO4 की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू HClO3, फिर उसके बाद HClO2 की होगी, फिर उसके बाद HClO की होगी। दूसरा, हम एसिड क्या करता है, प्रोटॉन रिलीज़ करता है। एसिड प्रोटॉन रिलीज़ करने के बाद क्या बनाता है, कंजुगेट बेस बनाता है, ब्रोंस्टेन-लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो इनके जो कंजुगेट बेस होंगे, इसका यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा तो ClO नेगेटिव, इसमें से H पॉजिटिव निकल जाएगा तो ये क्या होगा, OClO नेगेटिव, इसमें से निकल जाएगा तो O2ClO नेगेटिव, और इसमें से निकलेगा तो O3ClO नेगेटिव। तो यहाँ पे जो कंजुगेट बेस है ये वाला, ये सबसे स्टेबल है, क्योंकि क्लोरीन का क्या है स्ट्रक्चर, इसमें ऑक्सीजन 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 नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज होता है इन ऑक्सीजन एटम पे, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये वाला ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड। तो जो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डीलोकलाइज्ड है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल। तो इसको प्रोटॉन लेने की ज़्यादा टेंडेंसी नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस। अब इसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की ज़्यादा टेंडेंसी नहीं है, तो ये क्या है, वीक बेस है। और वीक बेस से हमें पता है, वीक बेस किससे बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से। ये क्या है, वीक बेस, और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। और हमें पता है वीक बेस किससे बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से, और स्ट्रॉन्ग बेस किससे बनता है, वीक एसिड से। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहेगा, या तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे बोल सकते हैं, ऑक्सीजन एटम अटैच हैं उसके नंबर पे बोल सकते हैं, जो कि डीप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम है, जो कि प्रोटोनेटेड नहीं होते हैं, वो सीधे डायरेक्टली अटैच हैं मेटल से, ये डीप्रोटोनेटेड नहीं होते। जो डीप्रोटोनेटेड होता है वो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या कंजुगेट बेस की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से हम इनका कर सकते हैं, नाइट्रिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, सेम वे में कि ऑक्सीजन एटम बढ़ रहे हैं और सेंट्रल मेटल है जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +5 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, या हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सेप्शन इसमें ये है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। ट्रेंड क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देखेंगे तो ये होना चाहिए था कि H3PO4, या ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो भी H3PO4 की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि इसके पास ज़्यादा ऑक्सीजन नंबर एटम है और इसका ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा है। लेकिन हमने क्या कहा था, ऐसे वाले ऑक्सीजन ज़्यादा होने चाहिए जो मेटल से डबल बॉन्डेड फॉर्म में हो। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, इससे ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्डेड फॉर्म में है। ये हमने किसका स्ट्रक्चर किया है, H3PO4 का। तो इसमें एक ऑक्सीजन है, बाकी के 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, और एक नेक्स्ट ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन से अटैच है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए सिर्फ ये वाला बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा।
जो हाइड्रोजन फॉस्फोरस से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं वो रिलीज़ नहीं होंगे, ये बिल्कुल रिलीज़ नहीं होंगे, सिर्फ जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है वो रिलीज़ होगा। तो अब जो इस तरह के ऑक्सीजन है जो कि प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन है, वो सिर्फ एक ही है सब में, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। लेकिन जो प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन है जो कि डिप्रोटोनेटेड हो सकते हैं, ये वाले ऑक्सीजन, ये नंबर बढ़ता जाता है क्योंकि ये क्या है, पॉलीप्रोटिक एसिड है। यहाँ पे ये OH एक है, इसमें OH कितने हैं, 2 हैं, इसमें OH कितने हैं, 3 हैं। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो सिर्फ इनके पास एक है, और H3PO2 में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये है सिर्फ एक, और रिलीजिंग ग्रुप भी क्या है, एक ही है। सेकंड वाले H3PO3 हाइपोफॉस्फोरस में विड्रॉइंग ग्रुप एक है लेकिन रिलीजिंग ग्रुप 2 है, तो इसकी जो पावर है ये 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है तो कम हो जाती है। इन द सेम वे जो फॉस्फोरिक एसिड है उसमें ये ग्रुप फिर से क्या है, सिंगल है, लेकिन इस पावर को कितनों पे डिस्ट्रीब्यूट होना है, 3 पे डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो उसका नेट रिजल्ट क्या होता है, कम आता है। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है फॉस्फोरस वाले ऑक्सो एसिड के केस में क्या रहेगा, H3PO4 का H3PO2 का सबसे ज़्यादा, फिर H3PO3 का, उसके बाद H3PO4 का। तो ये बेटा जो एक्सेप्शन होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको एक्सेप्शंस बिल्कुल ध्यान से करने की ज़रूरत है। उसका रीज़न क्या है कि जो ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में है, जो सेंट्रल एटम मेटल नहीं है, ये है नॉन मेटल, सेंट्रल एटम की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इनमें एक ही है। और प्रोटोनेटेड वाले जो ऑक्सीजन है उसका नंबर बढ़ता जाता है, तो एक का अफेक्ट H3PO2 में 1 के ऊपर है, H3PO3 में 2 के ऊपर है, और H3PO4 में 3 के ऊपर है, तो नेट इफेक्ट कम आता है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, जो कि स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है। अब एक साइंटिस्ट से पलिंग, उन्होंने एक फॉर्मुलेट किया फॉर्मूला जो बताएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे रहेगी। मान लो कोई ऑक्सो एसिड है जिसका फॉर्मूला ये है, से XOMOHN ऐसे है। तो अगर M की वैल्यू 1 है या 0 है, या 2 है या 3 है, यानी कि M की वैल्यू 0, 1, 2, 3 है, ऐसे बढ़ती जाएगी, तो जो आपका pKa वैल्यू है वो भी 5 से डिफ़र होगा, 5 यूनिट से डिफ़र होगा। जैसे ये आपका बोरिक एसिड है, इसमें M की वैल्यू 0 है तो pKa वैल्यू आती है 7। फिर ये है OClOH, इसमें क्या है, एक ऑक्सीजन है, M की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे pKa वैल्यू आती है 2, ये 5 से डिफ़र हो गई, 7 से 2 हो गया है, 5 से चेंज हो गया। जब M की वैल्यू 2 है इस एसिड में O2ClOH, जहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये कितने हैं, 2 हैं, तो pKa वैल्यू क्या हो गई है, -3, तो ये अगेन क्या है, 5 का डिफरेंस हो गया इनमें। अगेन जब M की वैल्यू 3 है, O3ClOH हो गया है, तो pK वैल्यू क्या है, -8। तो पोलिंग ने ये फॉर्मुलेट किया कि ऑक्सो एसिड के केस में जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ता जाता है, जो सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीजन है जो सेंट्रल एटम की एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो उसका नंबर बढ़ता जाएगा, तो जो pK वैल्यू है 5 से डिक्रीज होती चली जाएगी। तो मैंने बताया था जो ज़्यादा एसिडिक होते हैं, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, उनका जो pK वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है। एक उन्होंने दिया पॉलीबेसिक के फॉर्म में कि जो pK वैल्यू है फर्स्ट प्रोटॉन के लिए pK वैल्यू, सेकेंड प्रोटॉन के लिए pK वैल्यू, थर्ड प्रोटॉन के लिए उसका रेशियो क्या रहेगा, 1:4:8 रहेगा। ये दोनों चीज़ें पलिंग ने फॉर्मुलेट की थी। फिर एक साइंटिस्ट थे रिकी, उन्होंने एक अलग से फॉर्मूला दिया pK वैल्यू कैलकुलेट करने का। उन्होंने क्या दिया, pK वैल्यू इज इक्वल टू 8 - 9 इंटू M प्लस 4N। M क्या है यहाँ पे, फॉर्मल चार्ज ऑन मेटल, M क्या है, फॉर्मल चार्ज है मेटल पे, N क्या है, नंबर ऑफ नॉन हाइड्रोजनेटेड ऑक्सीजन एटम, जिनके साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं है, ये इस तरह के ऑक्सीजन एटम नॉन हाइड्रोजनेटेड ऑक्सीजन एटम। अब फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज निकालते हैं नंबर ऑफ वैलेंस सेल ऑन द सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फिर शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हाफ इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेड विद अदर एटम माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
अनशेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हाफ नहीं करना है, सिर्फ शेयर्ड पेड को हाफ करना है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसिडर करने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से हाफ द नंबर ऑफ शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर देना है और माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देना है, तो m आ जाएगा। अब ये हम कंसिडर करते हैं HSO4 नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा। इसमें सल्फ़र में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन फैमिली से है 6 होते हैं और इसमें शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 हैं। उसका हमें क्या करना है हाफ 1/2 इंटू 8 4 आ जाएगा यहाँ से। तो 6 - 4 क्या रहेगा हमारा फॉर्मल चार्ज इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स आयन में 2। n की वैल्यू क्या रहेगी 3। n क्या है जो कि आपके डी नॉन हाइड्रोजनेटेड ऑक्सीजन एटम है आपके। तो इसमें ये तीनों हैं। तो यहाँ से p की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 8 - 2 इंटू 9 प्लस दिस, तो ये वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी और एक्सपेरिमेंटली भी 2 के आसपास ही आती है। इसी तरह से HClO के केस में भी ये वैल्यू p की वैल्यू 8 आती है, ऑलमोस्ट सेम आती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। अब हम करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेटेड कैटाइन। हमने बताया था जो कैटाइन है वो क्या होते हैं एसिडिक होते हैं नेचर में। लेविस जो कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग कि जिसके ऊपर जितना चार्ज होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। कि लेविस के अकॉर्डिंग क्या होता है एसिड टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से कोई भी आपका कैटाइन है अगर आप उसको वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो वो हाइड्रेट हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, हीट ऑफ हाइड्रेशन। कि 1 मोल कैटाइन को हाइड्रेट करने के लिए, 1 मोल एनायन को हाइड्रेट करने के लिए जो भी एनर्जी की ज़रूरत एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो इस केस में जो बेरियम है, बेरियम 2 पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, इसके लिए हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी है -30 -75 -320। तो जिसकी जितनी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है चार्ज टू साइज़ रेशो। जितना ज़्यादा चार्ज टू साइज़ रेशो रहेगा उतना ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन रहेगी। चार्ज टू साइज़ रेशो का मतलब क्या है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और साइज़ कम है। मेटल का साइज़ कम है, चार्ज ज़्यादा है, तो उसकी ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की, वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक रहेगा। तो इन हाइड्रेटेड वाले आयन में आप कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे। मान लो आपका कैटाइन है एक्वस कर दिया आपने, तो क्या बनेगा FeH2O 6 हाइड्रेट करता है, इसका हाइड्रेशन नंबर कितना है 6 है, तो FeH2O 6 3 पॉजिटिव। अब इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है आयरन के ऊपर, उसका साइज़ भी कम है, तो वो क्या करता है वाटर, मान लो इस एक वाटर से इस तरह से अटैच है ऐसे, ये ऑक्सीजन के थ्रू बाउंड है, इसके ऊपर ज़्यादा चार्ज है Fe3 पॉजिटिव चार्ज है, इसका साइज़ भी कम है, तो ये ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इनमें से एक बॉन्ड को ये क्या कर देगा वीक बना देगा, तो H पॉजिटिव निकल जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा Fe, पहले क्या थे H2O6, यहाँ पे आप H2O5, अब OH हाइड्रोक्साइड क्या होता है नेगेटिव, तो चार्ज 3 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ लूज़ करेंगे कि पहले हाइड्रेट होगा उसमें से फिर एक प्रोटॉन निकल जाएगा। तो ये स्ट्रेंथ है ट्राईवेलेंट आयन के केस में, आयरन का, फिर वेनेडियम का, फिर क्रोमियम का, फिर स्कैंडियम का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर कैल्शियम का। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, किसी भी उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो तो आप कुछ ऐसा सा कोड वर्ड बना के याद कर सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो आप ये कह सकते हो आई वो कार से अम्बाला को निकल गया। आई मतलब आयरन, वो वेनेडियम, कार से क्रोमियम, से स्कैंडियम, अम्बाला Al और को अम्बाला को कैल्शियम निकल गया, ऐसे ही। तो आप ये सीक्वेंस याद कर सकते हो। इन द सेम वे इसी तरह का भी आप कोई कोड वर्ड बना लें कि बेटी को महंगी कार भेजी, ऐसे कुछ, बेरिलियम, फिर कॉपर, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम और फिर बेरियम। ये बेटा इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो MSc का एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है RC⋯OOH। अब ये अपना यहाँ से ये प्रोटॉन लूज़ कर देता है तो क्या बनाता है
कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है इंडक्टिव इफेक्ट पे और रेजोनेंस पे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है कि ये यहाँ जो ग्रुप अटैच है इस कार्बन से वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे इफेक्ट करता है। रेजोनेंस क्या है, प्रोटॉन निकलने के बाद जो आपका आयन बना है कार्बोक्सिलेट आयन वो कितना स्टेबलाइज होता है, उन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा इस कार्बन से अटैच, वो क्लोरीन हो सकता है, कोई हेलोजन हो सकता है, साइनाइड या नाइट्रो, ये क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाते हैं, मान लो ये है आपका कार्बन, इस पे क्लोरीन है और क्लोरीन है, फिर आपका क्या है COH इस तरह से। तो इस कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है वो फर्दर 3 क्लोरीन से अटैच है और ये क्लोरीन क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को निकालेंगे इस वाले कार्बन से, फिर रिजल्ट में ये वाला कार्बन इससे निकालेगा और फिर ये ऑक्सीजन से निकालेगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो जिनके अंदर 3 क्लोरीन एटम है अटैच उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, फिर 2 वाले की होगी, फिर 1 वाले की होगी और फिर CH3COH की होगी। ये क्या है, जो मिथाइल ग्रुप है वो डोनेटिंग ग्रुप होता है, उसका पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है। इन द सेम वे अगर आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में देखेंगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा कार्बन से और फिर कार्बन रिजल्टेंट में ऑक्सीजन से लेगा। तो फ्लोरीन वाले की सबसे ज़्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर क्लोरीन वाले की, फिर ब्रोमीन वाले की। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, फॉर एग्जांपल मैंने बताया अभी एल्काइल ग्रुप या मिथॉक्सी ग्रुप, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। ये क्या थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं। तो उस सिचुएशन में ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा, कार्बन फिर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो ज़्यादा क्या होगा, पोलराइज नहीं होगा, आसानी से नहीं टूट पाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, CH3COH एसिटिक एसिड, फिर इसमें से एक हाइड्रोजन जैसे CH3 है आपका, इसमें से फिर एक हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो ऑर्डर क्या रहेगा, जिसमें 3 मिथाइल ग्रुप हैं उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, जिसमें 2 हैं उसकी उससे ज़्यादा, जिसमें 1 है उसकी उससे ज़्यादा और एसिटिक एसिड की सबसे ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्ट्रेंथ को कम करेंगे ऑर्गेनिक एसिड की। इनफ फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।